तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आईबीएस के संबंध में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के संबंध में। एक ऐसी बीमारी जिससे प्रत्येक घर में कोई ना कोई व्यक्ति जूझ रहा होता है, कोई ना कोई व्यक्ति ग्रसित होता है, लेकिन ना तो वो चर्चा कर पाता है इसकी, और ना ही लोग उसकी इस बीमारी को सीरियसली लेते हैं। क्या होता है इसमें, उसको समझेंगे। क्या कॉजेज हैं, क्या कारण हैं, इसको समझेंगे। क्या ट्रीटमेंट होगा, इसको समझेंगे। और एक चीज मैं पहले ही डिस्क्लेमर कर दूं आपके सामने कि आज शायद आज की पूरी ट्रेनिंग में आपको ऐसा लगे कि नहीं, आज मोदी केयर से संबंधित प्रोडक्ट्स की बात नहीं हुई है, आज सप्लीमेंट्स की बात नहीं हुई है। तो अगर आप सिर्फ ये समझने आए हैं कि सर इस बीमारी में मोदी केयर का कौन सा सप्लीमेंट यूज होगा, या मोदी केयर के कौन से सप्लीमेंट को यूज करके हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, तो शायद ये प्रोग्राम आपके लिए वर्थफुल नहीं होगा। क्योंकि इस डिजीज का कोई डायरेक्ट सप्लीमेंट है ही नहीं, बना ही नहीं है। तो आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये टोटली नॉलेज सीकर्स के लिए है, जिनको सीखना है कुछ, जो समझना चाहते हैं कुछ। ये प्रोग्राम आज उनको डिवोटेड है, उनको डेडिकेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रोग्राम को। और नाम है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो आज हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। लेकिन हाँ, ये जरूर है, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि जब आप 1 घंटे बाद या सवा घंटे बाद यहां से बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। बहुत कुछ आप सीख चुके होंगे। ऑल अबाउट आईबीएस, आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन कहती है आईबीएस इज ए फंक्शनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। डेफिनेशन नोट कर लीजिए उसका। आईबीएस इज ए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर इन विच ए पर्सन, एक ऐसा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शनल डिसऑर्डर है जहां पर इन विच ए पर्सन एक्सप्रेस्ड रिपीटेड एपिसोड, expressed repeated episodes of abdominal pain, bloating, gases, and changes in bowel habits। ये मैं आपको वो डेफिनेशन बता रहा हूं जो मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने पढ़ी है। चेंजेस इन बाउल हैबिट्स लाइक कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, लाइक कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। ठीक है। विदाउट एनी विजिबल, विदाउट एनी visible structural abnormality इन मेडिकल टेस्ट्स। ये तो हो गई डेफिनेशन। जो थोड़ा सा समझना चाहते हैं गहराई में, उनके लिए डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। आईबीएस इज ए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल,
9 से 10 पता नहीं कौन कॉल कर देता है, जबकि जानता है अच्छी तरह से, इसमें ट्रेनिंग में होते हैं। चलिए, IBS is a gastrointestinal functional disorder in which a person expressed repeated episodes of abdominal pain, bloating, gases, and changes in bowel habits like constipation and diarrhea without any visible structural abnormality in medical test. मैंने आपसे बोला कि ये एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी से लगभग लगभग प्रत्येक घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति जूझ रहा है। आप पूछेंगे कैसे? सुबह एक व्यक्ति सो के उठता है, उठने के बाद में उसको प्रेशर बनता है, और प्रेशर बनने के बाद में वो जाता है मोशन के लिए। जब मोशन के लिए वो गया, वो बैठा और थोड़ी देर वो बैठा रहा, जो होना था वो हुआ, और उसके बाद में आवाजें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो नहीं हुआ जिसके लिए वो गया था। वो व्यक्ति कुछ देर बाद वापस लौट के आ गया, उसने इधर चाय पी, उधर पेपर पढ़ा, उधर व्हाट्सएप चेक किया, फिर इधर घूमा, फिर इधर टहला, फिर 2 गिलास पानी पी, फिर एक कप चाय पी, और बोला अब फिर से प्रेशर आ गया। और प्रेशर आ गया और फिर वो गया। फिर वो गया, कुछ देर धूम धड़ाका, आवाजें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर वो नहीं हुआ जिसके लिए वो गया था। फिर वो आदमी वापस आ गया। और ये लगभग लगभग सुबह 7 बजे उठने के बाद से लेके जब तक वो ऑफिस की तैयारी कर रहा होता है, तब तक ये क्रम चलता रहता है। एक बार, 2 बार, 3 बार। फिर उसने ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद में क्या करना था उसको? उसको कपड़े पहन के ऑफिस निकलना था। लेकिन वो ब्रेकफास्ट करने के बाद में कपड़े पहन के ऑफिस नहीं निकलता है। वो ब्रेकफास्ट करने के बाद में कहाँ जाता है? मोशन के लिए जाता है। वो फिर फ्रेश होने जाता है, फिर फ्रेश होके आता है, कपड़े उपड़े पहनता है, और उसके बाद में फिर वो ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाने के बाद में हर आधे घंटे में या हर 1 घंटे में उसको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, मेरे पेट में कुछ बज रहा है, मेरे पेट में कोई गुड़गुड़ाहट सी हो रही है, मुझे मुझे कुछ ब्लोटिंग सी हो रही है, मुझे कुछ रिगर्जाइटेशन सा हो रहा है। और पूरा दिन वो व्यक्ति इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब अगर उससे कहो कि क्या वो बीमार है? नहीं साहब, वो बीमार नहीं। वो अगर किसी से कहता है, अपने बॉस से कहता है मैं बीमार हूं, तो वो चेहरे से दिख ही नहीं रहा वो बीमार। वो अगर अपने घर में किसी से कहता है मैं बीमार हूं, तो घर वाले मानने को तैयार नहीं है कि वो बीमार है। तो यानी कि एक ऐसी बीमारी जिससे बीमार तो ग्रसित है, बीमार तो परेशान है, जिसको ये हो गया उसका तो दिल जानता है वो कितना परेशान है। लेकिन ना तो घर वाले मानने को तैयार है वो बीमार है, और ना ही ऑफिस वाले ये मानने को तैयार हैं कि वो बीमार है, और वो बेचारा तकलीफों से गुजरता चला जा रहा। दिस इज कॉल्ड IBS। ये आपके और हमारे समझने वाली भाषा हो गई। और जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, वो जिनको मेडिकल में इंटरेस्ट है वो अपना उस डेफिनेशन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो। अब ये IBS जो है, ये IBS 4 तरह का होता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ IBS। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ IBS। अच्छा, जनरली हर घर में इस तरह के लोग मिलते हैं, हर घर में इस तरह के लोग हैं। लेकिन जब हम पूछते हैं उनसे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं नहीं प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस वो थोड़ा पेट वेट का तो रहता है, थोड़ा सा डाइजेशन ठीक नहीं रहता। मैं दिन भर पेशेंट देखता हूँ, मैं दिन भर पेशेंट से बात करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ आपके पेट में कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं सर, पेट में कोई तकलीफ खास तो नहीं है, बस ये है कि मोशन क्लीन नहीं होता एक बार में, तो सुबह हम 3-4 बार जाते हैं। अब वो 20 साल से जा रहे हैं नीलमा दीदी, वो समझ रहे हो आप? 20 साल से वो यही चीजें उनके जीवन में चल रही हैं। तो वो क्या हो गया उनका? वो उनका लाइफ स्टाइल हो गया। और वो इस चीज के लिए इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि वो इसको बीमारी मानना ही बंद कर दिया उन्होंने। वो मानते ही नहीं है कि ये बीमारी। तो उनको लगता है ये तो सब नॉर्मल चीजें हैं, ये तो सब बड़ी कैजुअल चीजें हैं, ये तो ठीक है, 3-4 बार में पेट साफ हो जाता है, कोई बात नहीं। तो आइए बात करेंगे कि 4 तरह का IBS होता है। 4 तरह का IBS होता है। एक एक एस्पेक्ट को बहुत गहराई से समझेंगे, बहुत डीप में समझेंगे। और आज आपको एक इंसाइट मिलेगी, कम से कम इस विषय में तो इंसाइट मिल ही जाएगी आपको कि IBS क्या होता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ IBS। नंबर 1, वातज। नंबर 2, पित्तज। नंबर 3, कफज। और नंबर 4, इन तीनों का मिला जुला रूप सन्निपातज।
सन्निपातज, तीनों का मिला जुला रूप जिसे बोलते हैं। तो एक एक चीज को समझते हैं, आइए पहले समझेंगे आज हम वातज को। वातज आईबीएस या वातज संग्रहणी बोल रहे हैं जिसको हम, वातज संग्रहणी, जिसको आप बोल सकते हैं वातज आईबीएस बोल सकते हैं। तो यहां वातज आईबीएस का मतलब क्या हो गया, यहां पर क्या होगा, आयुर्वेद में किसी भी रोग का जब हम निदान करते हैं तो उसको हम तीन दोषों के रूप में देखते हैं, वात पित्त और कफ। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके अंदर वात डोमिनेंट होता है, कोई ऐसा होता है जिसके अंदर पित्त डोमिनेंट होता है, कोई ऐसा होता है जिसके अंदर कफ डोमिनेंट होता है। तो अगर कोई व्यक्ति वातस संग्रहणी से ग्रसित है, यानी कि जिसके अंदर वात डोमिनेंट है, उसके क्या होगा, उसके क्या लक्षण होंगे, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसके क्या कॉजेज होंगे, हम उसकी बात करेंगे। तो वात दोष इज प्रीडोमिनेंटली एग्रीवेटेड। तो इसमें क्या होगा, वात दोषा इज प्रीडोमिनेंटली एग्रीवेटेड। इसमें क्या होगा, वात दोष क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। वात दोष इज प्रीडोमिनेंटली एग्रीवेटेड। क्यों होता है ये, आइए समझते हैं। कॉजेस क्या होंगे इसके, कॉजेस क्या है इसके। सबसे पहला, क्यों होता है ये, इसको समझते हैं पहले। इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स। एक समय हुआ करता था पहले, मैं, मुझे याद अच्छी तरह से, आज के 40 साल पहले, जब मैं अपने नाना के यहाँ जाया करता था, अरुण सर, वेणुगोपाल सर, समझ रहे मेरी हिंदी पकड़ में आ रही है ना, समझ तो लेते हैं ना अच्छे से आप लोग, क्योंकि साउथ इंडिया से आप लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो जब मैं अपने नाना के यहाँ जाया करता था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे मामा जी तकरीबन 4:30-5 बजे आसपास निकलते थे वो खेतों की तरफ, और वहां से 8 बजे आसपास लौट के आते थे वो, 8 o'clock लौट के आते थे। 8 o'clock लौट के आने के बाद में जो बासी रोटी होती थी, मका की, ज्वार की, बाजरे की, जो भी रोटी होती थी, उस रोटी को वो मट्ठे के साथ में लेते थे सुबह सुबह, मट्ठे के साथ में, जिसे हम लोग छाछ बोलते हैं या बटर मिल्क बोल लीजिए, उसके साथ में वो रोटी लेते थे। और वो क्या था, वो ब्रेकफास्ट था उनका। बासी रोटी मकाई की, ज्वार की, मट्ठे के साथ में या बटर मिल्क के साथ में जो लेते थे, वो उनका ब्रेकफास्ट होता था। फिर वो छोटे मोटे काम करते थे अपने, जो हमारे एनिमल्स थे, जो पशु थे, उनको चारा वगैरह लगाना, फिर उनका इधर से उधर बांधना, उनको पानी वानी पिलाना, ये सब काम करते थे। और फिर लगभग लगभग 9 बजे, 9:30 बजे वो निकल जाते थे खेतों की तरफ, और फिर वहां से लौट के आते थे 2 बजे। और 2 बजे प्रॉपर तरीके से आने के बाद में स्नान ध्यान करना और फिर लंच पे बैठ जाना। फिर वो लंच करते थे, लंच करने के बाद में थोड़ी देर विश्राम करते थे, और 4 बजे आसपास फिर वो खलिहान की तरफ निकल जाते थे, खेतों की तरफ निकल जाते थे, और लौट के आते थे 7 बजे। 4 बजे कोई स्नैक नहीं होता था, कोई चाय नहीं होती थी। फिर वो लौट के आते थे शाम को 7 बजे, गर्मियों का समय होता था, तो एक बार फिर से स्नान किया उन्होंने, और लगभग 7, 7:15, 7:30 तक उनका खाना हो जाता। वंदना जी ठीक कह रहा हूं मैं, जो लोग भी पुराने लोग हैं, जो समझते होंगे, समझ रहे होंगे मेरे मेरे को, ये उनकी टाइमिंग थी, ये उनकी टाइमिंग थी। आज की तारीख में क्या है, आज की तारीख में सुबह आप उठते हैं 8:30 बजे, 9 बजे पहली बात तो, और फिर उठते ही क्या करते हैं, बेड टी चाहिए आप, खाली पेट, खाली पेट, अपने पेट में जहर डाल दिया आपने, बिल्कुल खाली पेट आपने जहर डाल दिया बेड टी के नाम पर। अच्छा, फिर वो एक बेड टी नहीं चाहिए, बेड टी पी लिया आपने, फिर आप उसी बिस्तर पे लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, फिर आप थोड़ी देर व्हाट्सएप चेक करते हैं, फिर थोड़ी देर अगर मन करा तो टीवी देख ली, मन किया तो थोड़ा सा, अगर कुछ लोग पेपर पढ़ने के शौकीन है तो पेपर पढ़ लिया, फिर एक और बेड टी चाहिए आप। फिर आप उठे, और फिर आपको अगर प्रेशर बना तो ठीक बात है, नहीं बना तो भगवान मालिक, लौट के आए, और आपने फिर एक और चाय पी ली। और अब इस चाय के साथ में आपको क्या चाहिए, ब्रेड भी चाहिए, या रस्क चाहिए आपको इसके साथ में, या फिर आपने जो
तथाकथित ब्रेकफास्ट है वो चाहिए आप। अभी सुबह से 3 बार आपने मुंह खोल लिया है, 4 बार मुंह खोल लिया है, अभी आप काम पे नहीं निकले हैं। सर, इंसान को पूरे दिन में 3 बार खाना चाहिए मैक्सिमम। ये आयुर्वेद कहता है, ये साइंस कहती है। और अभी आप घर से निकले ही नहीं हैं और आप 3 बार मुंह खोल चुके हैं, क्योंकि 2 बार तो आप बेट्टी पी चुके हैं और 1 बार आपने हल्का फुल्का कुछ खा भी लिया है। अब जब आपका ऑफिस का टाइम हुआ, फिर आपने अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया, निकल गए आप। फिर जब वहां पहुंचे ऑफिस में, तो पहुंचते ही आपको चाय मिल गई ऑफिस में। फिर वहां पर लंच आपने किया। फिर शाम को 4 बजे चाय पी ली। फिर वहां से लौट के जब घर पहुंचते हैं 7 बजे, फिर चाय पीते हैं। फिर 9 बजे आसपास, 10 बजे आसपास खाना खाते हैं। और फिर उसके बाद में टीवी देखते देखते कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, मीठा खट्टा कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। अगर भगवान ने आपको संपन्न परिवार में जन्म दिया है, तो चलो आइसक्रीम खा के आते हैं। फिर आप आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। फिर रात में 11, 12, 1 बजे आप दूध का एक गिलास पीते हैं। और फिर भी अगर जगते रहे तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और फिर सोते हैं। क्या है ये ममता असवाल? दिस इज इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट्स। इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट्स। साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि आपका मुंह खाने के लिए हार्डली 3 टाइम्स, मैक्स टू मैक्स 4 टाइम खुलना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि सुबह से लेके शाम तक हम जिंदा इसलिए हैं कि हमारा बस खाते रहें, बस खाते रहें, बस खाते रहें। हम तो जिंदा ही इसीलिए। हमारे जीने का मकसद ही एक ही है कि क्यों बन गया है, खा लो, टेस्टी है, खा लो, अच्छा लगेगा, खा लो, मम्मी कह रही है खा लो, रिश्तेदार आ गए साथ में बैठ के, खा लो। बस और कोई काम ही नहीं है। खा लो, खा लो, खा लो। दिस इज कॉल्ड इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स। ये बहुत बड़ा कारण है संग्रहणी का और हमारे शरीर में उपजने वाली सैकड़ों बीमारियों का। सैकड़ों बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है कि हमारी ईटिंग हैबिट्स इरेगुलर है। आइए और बात करते हैं। एक दूसरी कैटेगरी है, वो क्या कर रही है? ओवर फास्टिंग। एक तो है जो खाना छोड़ नहीं रहा है, और दूसरा ऐसा है जो पतले होने के चक्कर में खाना पकड़ नहीं रहा है। एक तो नाव पे बैठ नहीं रहा है और दूसरा जब बैठ गया तो उतर नहीं रहा है। लोग कहते हैं कि नदी के एक किनारे एक व्यक्ति खड़ा है, उसको नदी के दूसरी तरफ जाना है, नाव खड़ी है, बोट खड़ी है, उससे कहा जा रहा है कि नाव पे बैठ जाओ। वो कह रहा है कि नहीं, हम नहीं बैठेंगे। तो उससे कहा गया तुम मूर्ख हो। उसमें फिर दूसरा है, वो नाव पे बैठ गया। अब जब नदी पार हो गई तो वो नाव से उतर नहीं रहा है, कह रहा हम उतरेंगे नहीं नाव से, तो वो महामूर्ख है। तो एक ऐसा है जो खाना छोड़ नहीं रहा है, और दूसरा ऐसा है जो खाना पकड़ ही नहीं रहा है। वो ओवर फास्टिंग कर रहा है। वो कह रहा है बस हम तो चिड़िया की तरह खाएंगे, हम तो जरा सा खाएंगे, हम तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाएंगे। ओवर फास्टिंग अगर आप करेंगे तो भी आपको आईबीएस होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तीसरा तीसरा है ओवर स्पाइसी ईटिंग। ओवर स्पाइसी ईटिंग। कुछ लोग बहुत ज्यादा चटर पटर खाते हैं। कुछ लोग ना बहुत ज्यादा स्पाइसी चाहिए उनको, बहुत ज्यादा तीखा चाहिए, बहुत ज्यादा चटपटा चाहिए उनको। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मोमोज खाए हैं यहाँ पर, मोमोज। मोमोज तो खाए होंगे ना, छायावस्थी आपने। मोमोज की चटनी देखी है आपने? कैसी होती है? मीठी होती है ना? कमबख्त जहर की तरह होती है। वीरेंद्र भैया आपने खाई है लगता है। कमबख्त जहर की तरह होती है। एक बार पता नहीं किस झोंके में मैं भी खा गया था। वो दिन है और आज का दिन है, अंतिम दिन है, तब से मैंने मोमोज को टच नहीं किया। मुझे लगा वैसी ही होती होगी, नॉर्मल जैसी सभी होती हैं। ये जो मोमोज खाने वाले लोग हैं, ये आईबीएस के पेशेंट बनेंगे ही बनेंगे। तो आप लोगों के घर में अगर परिवार में आप लोग खुद अगर मोमोज बहुत ज्यादा खाते हैं, तो प्लीज सुधर जाइए, प्लीज समझ लीजिए इस बात को कि मोमोज आपको आईबीएस का पेशेंट बना के छोड़ेगा। जो लोग बहुत तीखा खाते हैं, बहुत स्पाइसी खाते हैं, ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा रिस्क में होते हैं। किसके? आईबीएस के। ठीक है। एक और कैटेगरी है जिसको बोलते हैं वर्कोहलिक, यानी कि जो एक्सेस हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा जो है काम करते हैं।
बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, ऐसे लोग भी आईबीएस के पेशेंट हो सकते हैं। एक कैटेगरी में आपसे और अच्छे से डिस्कस करना चाहूंगा, जो फोर्सिबली जो फोर्सिबली फोर्सिबली कंट्रोलिंग देयर अर्जेस। आप पूछेंगे सर अर्जेस क्या होता है? आप में से बहुत लोग ऐसा करते होंगे कि आपके अंदर अगर कोई वेग आ रहा है, कोई वेग आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको वेग को रोक देते हैं। अब समझिए वेग का मतलब क्या है। आप किसी के घर गए हैं और आप जाके बैठे ही जाकर होम मीटिंग करने गए हैं और जाके आप बैठे, और बैठते ही आपको सुसु आ गई, या आपको लगा कि आपको यूरिनेट करना है। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं कि सर आई वॉन्ट टू गो वॉशरूम, है ना, वेर इज योर वॉशरूम, या कैन आई यूज योर वॉशरूम, आप बोल सकते हैं। कुछ बेचारे क्या करते हैं, वो संकोच करते रहते हैं। अब वो बैठे हुए हैं, वो प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, और वो कहते हैं देखो ये 2 गिलास है, इसमें पानी है, ये देखो मैंने इसके अंदर नील डाल दिया, एक देखो नीला हो गया, एक देखो नीला नहीं हुआ। ठीक है, वो कह रहा है नहीं, जब तक पूरा दिखा नहीं लूंगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। क्या होगा इससे? आपने आईबीएस को आमंत्रित कर लिया। आपको आपको फाट आ रहा है। अब फाट कोई मेरे कंट्रोल में तो है नहीं। भाई पेट है, खाना डाइजेस्ट हुआ, खाना डाइजेस्ट होने के बाद में गैसेस बनी, और गैसेस बनेंगी तो गैसेस निकलेंगी। अब फाट आ रहा है, लेकिन सभ्य समाज क्या कहता है? सभ्य समाज ये कहता है कि अगर आप समाज में बैठे हैं तो आपको फाट करने की अनुमति नहीं है, आप नहीं करेंगे फाट। अगर नहीं करेंगे तो आईबीएस के पेशेंट बन जाएंगे। वेणुगोपाल सर, समझ में आ रही मेरी बात? तो क्या करना, पुराने लोग क्या करते थे? पुराने लोग अगर ध्यान करें, आप अगर अपने पिताजी को देखें, हम लोग, हमारे पापा ने तो कभी संकोच ही नहीं किया। जहां बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, वहीं गोले दाग दिए अपना। बम्बार्डिंग हो रही है, मिसाइल फेंक रहे हैं, आराम से धनाधन मिसाइल फेंक रहे हैं। जिसको जो सोचना है सोचता रहे। जितने हम सभ्य समाज में जाते जा रहे हैं, उतना ज्यादा हम अपने आप को बीमार और बीमार और बीमार करते चले जाए। अब वो गैसेस है, मान लीजिए गैस बन रही है, उस गैस को निकलना है, और आपने उस गैस को रोक लिया, तो क्या करेगा? वो बॉडी में कहीं तो सर्कुलेट करेगी ना। अच्छा, वो अच्छी गैस है, खराब गैस है? खराब गैस है। अब वो जब खराब गैस बॉडी में सर्कुलेट करेगी तो बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करेगी कि नहीं करेगी? लेकिन आपको लगता है अगर हम फाट यहां कर देंगे तो लोग क्या सोचेंगे मेरे विषय में? अरे कोई कुछ सोचे ना सोचे, उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी बैंड बच जाएगी अगर तुमने रोक लिया तो कहीं निकल जाओ थोड़ी देर। अगर समाज में लग रहा है कि सर यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो उठ के खड़े हो जाओ। भैया बाहर जरा देख के आते हैं मेरी गाड़ी खड़ी है कि नहीं खड़ी है। गए देखने गाड़ी खड़ी है कि नहीं खड़ी है, अपना जो होना था धूम धड़ाका करे, या फिर अपना वापस आ जाओ। ठीक है ना? रविंद्र अंकल, बात समझ में आ रही है मेरी? तो अर्जेस नहीं रोकनी है। तो सिर्फ इसी की अर्जेस नहीं है, सुनिए ध्यान से। आपको अगर मोशन अगर आ रहा है, आपने रोक लिया मोशन, आप आईबीएस में जा सकते हैं। आपको अगर फार्ट आ रहा है, आपने फार्ट को रोक लिया, आप आईबीएस में जा सकते हैं। आपको यूरिनेशन आ रहा है, यूरिन आ रही है, आपने यूरिनेट नहीं किया, आप आईबीएस में जा सकते हैं। इसके साथ साथ में कुछ और चीजें भी हैं। कोई आपने ऐसी चीज देखी कि देखने के बाद में आपको हंसी छूट रही है अंदर से, आपको हंसी छूट रही है अंदर से, लेकिन सभ्य समाज में बैठे हुए हैं आप, सभ्य समाज में बैठे हुए हैं तो आप हंस नहीं सकते। आप स्माइल करके काम चला लेते हो। नहीं यार, हंसने का मौका है तो हंसो। नेचुरल कब रहोगे? नेचुरल नहीं रहोगे तो बॉडी आपकी नेचुरल नहीं रहने देगी आपको। तो अगर हंसी आ रही है तो हंस लो ना कस के। लेकिन कहते हैं नहीं नहीं, हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा ने कहा था जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए। नहीं, हंसना चाहिए भैया। कुछ लोगों को प्यास लगी होती है, वो प्यास पानी नहीं पीते हैं। प्यास लगी होती है, पानी नहीं पीते, फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, बॉडी अपने आप को उसी में एडजस्ट कर लेती है, और वो वेग खत्म हो जाता है। अगर आपको भूख लगी है और आप कह रहे हो नहीं सर, मैं तो वेट लॉस जर्नी पे हूं, मैं तो सेफ शिफ्ट जर्नी पे हूं, मैं तो सर खा ही नहीं सकती, आप मार रहे हो अपने आप को। यू आर किलिंग योर सेल्फ। प्रकृति ने आपको बताया है, प्रकृति बता रही है कि आपको भूख लगी है, खाना खाओ, कुछ डालो पेट में।
आपने कहा नहीं, हम तो वेट लॉस जर्नी पे हैं, हमको तो 5 किलो कम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो एसिड बना है पेट के अंदर, जो आपको भूख का सिग्नल दे रहा है, वो एसिड आपकी आंतों को खाना शुरू कर देगा, और फिर कहोगे सर अल्सर हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर खांसी आ रही है, आप कहीं बैठे हो, आपको खांसने का मन कर रहा है, इसका मतलब क्या है? प्रकृति ये कह रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर विंड पाइप। तो खांस के उसको क्या करना है? बाहर निकालना है। लेकिन आप क्या करोगे? आप नहीं करोगे, आप रोक लेते हो उस चीज को। वो विंड पाइप में जो जो फॉरेन पार्टिकल गया है, वो डैमेज कर रहा है बॉडी को, बॉडी कह रही है इसको बाहर निकालो, लेकिन आप कह रहे हो नहीं सर, हम तो सभ्य समाज के लोग हैं, हम कैसे खांस देंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से अगर आपको छींक आ रही है, आपको स्नीज आ रही है, और आपने अगर रोक लिया अपने आप को, तो वो क्या करेगा? वो फिर कहीं ना कोई इंफेक्शन आपकी बॉडी में पैदा करेगा। तो समझ में आ गया कॉजेस क्या क्या है? आप अगर अपने किसी भी तरह के वेग को रोकते हैं, तो आप आईबीएस के पेशेंट हो सकते हैं। अगर आप एक्सेसिव हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो भी आप आईबीएस के पेशेंट हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा तड़क भड़क वाला खाना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर स्पाइसी खाना खा रहे हैं, डीप फ्राइड खाना खा रहे हैं, तो भी आईबीएस के पेशेंट हो सकते हैं। ओवर फास्ट करना भी खराब है, और बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करना भी खराब है, दिन भर खाते रहना भी खराब है। ये मैंने आईबीएस के कुछ लक्षण आपको बताए हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि आपको आईबीएस है, और कैसे पता चलेगा कि आपको जो आईबीएस है ये वातज आईबीएस है। तो सिम्टम्स ऑफ वातज आईबीएस बोले या संग्रहणी बोले? वातज आईबीएस सिम्टम्स क्या होंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहला सिम्टम होगा ड्राई हार्ड ब्लैक स्टूल। ड्राई हार्ड ब्लैक स्टूल, आपको जो मोशन होगा वो बताता है कि आपको वातज संग्रहणी है, पित्तज संग्रहणी है, कफज संग्रहणी है। आपकी पेट की फैक्ट्री में किस तरह का प्रोडक्शन हो रहा है, ये कौन बताएगा? ये आपका पॉटी बताएगी, आपका मल बताएगा कि आपकी पेट की फैक्ट्री रेणु गुलियानी कैसे काम कर रही है। तो बकरी की पॉटी देखी है आपने? थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज बड़ी बड़ी बहुत कहते हैं कि आप, बड़ी सोफेस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोल नहीं पाता हूँ। गांव देहात का आदमी हूं, जमीन से जुड़ा आदमी हूं, इसलिए मेरी भाषा बिल्कुल वही सामान्य भाषा रहेगी। तो प्लीज मेरे साथ में बर्दाश्त करिएगा, है ना? मैं बहुत बहुत छोटे से गांव का आदमी हूं भैया। तो कभी आपने बकरी को देखा है पॉटी करते हुए? या बकरी की पॉटी देखी तो होगी कहीं ना कहीं। जिस तरह से बकरी की पॉटी होती है, जिस दिन किसी व्यक्ति की पॉटी उस तरह से होने लगे, यानी कि छोटी छोटी सी गांठों में सूखी काली पॉटी अगर हो रही है, जिसे हम बोलते हैं बकरी की लेड़ी, तो अगर बकरी की लेड़ी के रूप में अगर पॉटी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वातज संग्रहणी का ये लक्षण है। ये वातज संग्रहणी का लक्षण है। कैसी होगी? ड्राई हार्ड ब्लैक स्टूल्स अगर आपको हो रहे हैं, तो ये लक्षण है वातज संग्रहणी के। इसके साथ साथ में और क्या होगा वो समझते रहिए। गैसेस फॉर्म होंगी आपको, गैसेस फॉर्म होंगी, गैसेस फॉर्म होगी। लैट्रिन करते समय गैस तो निकले, बनेगी ही बनेगी, बहुत ज्यादा गैस, गैस बनेगी, आवाजें होंगी। इसके साथ साथ लैट्रिन करते समय पेन होगा आपको, लैट्रिन करते समय पेन होगा आपको, और साउंड बहुत होगी, साउंड बहुत होगी। मतलब आपको खुद संकोच लगेगा यार कि कोई सामने कमरे में बैठा सुन रहा होगा आदमी, तो क्या सोचेगा। साउंड बहुत होगी। इसके साथ साथ में फोम होगा लैट्रिन में। मतलब ड्राई हार्ड ब्लैक स्टूल गिरा, उसके बाद में थोड़ा सा लिक्विड मल निकलेगा, और जो वो लिक्विड मल निकलेगा उसमें फेना ज्यादा होगा, उसमें झाग ज्यादा होगी। इसके साथ साथ जितनी देर भी मोशन होता रहेगा उतनी देर गैस निकलती रहेगी, एक अजीब सी ऐठन सी होगी, पेन होगा, साउंड बहुत होगी लैट्रिन करते समय। ठीक है।
तीसरी चीज, फिशर हो सकता है यहां पर। फिशर, जिन लोगों को भी लेटरिन की जगह पर कट्स दिखाई पड़ते हैं, जिन लोगों को लेटरिन की जगह पर लगता है कि कुछ कट गया है, कुछ छिल गया है उस जगह पर, वहां पर मान के चलिएगा कि ये वातज आईबीएस का सिग्नल हो सकता है। इसके साथ साथ में कुछ लोग बहुत जोर लगा के मल त्याग करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या हो सकता है, एनल प्रोलैप्स हो सकता है। एनल प्रोलैप्स का मतलब होता है कि आपकी जो गुदा द्वार है, वहां से वो जो, आप क्या कैसे समझाएं आपको हम, कि प्रोलैप्स ऑफ एनल हो जाता है, यानी कि आपके मांस बाहर निकल आता है। मांस बाहर निकल आता है, जो आपका गुदाद्वार है वहां से मांस जो है वो बाहर निकल आता है। ठीक है। इसके साथ साथ कुछ साइड के लक्षण और दिखाई पड़ेंगे आपको। ऐसे व्यक्ति के अंदर स्किन इसकी ड्राई होगी, स्किन इसकी ड्राई होगी। इसके साथ साथ में इसको ड्राई थ्रोट होगा। ऐसे व्यक्ति का गला जो है ड्राई थ्रोट होगा, ऐसे व्यक्ति का गला जो है सूखता रहता है। ठीक है। साथ ही साथ में इस व्यक्ति को जो है भूख ज्यादा लगेगी, यानी कि हंगर इसको परेशान करेगा। ये हंगरी रहेगा, ऑलवेज हंगरी। इसको लगेगा कुछ ना कुछ खाते रहें, भूख इसको ज्यादा लगेगी। ठीक है। थाई पेन, इसकी जांघों में दर्द बना रहेगा हमेशा। लोअर बैक पेन, कमर में दर्द बना रहेगा। लोअर बैक पेन। ठीक। इसके साथ साथ में एक समस्या और होती है इस व्यक्ति को, इसका खाना पचता नहीं है। तो इसने जो खाया है वो सारा का सारा खाना या तो वॉमिट के माध्यम से या फिर मल के माध्यम से कच्चा ही बाहर निकल जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मूंगफली खाई है, किसी व्यक्ति ने मूंगफली खाई है, तो मूंगफली खाने के बाद में वो मूंगफली वो उसके मल में दिखाई पड़ेगी बाकायदा। किसी ने मूंग की दाल खाई है तो मूंग की दाल बाकायदा उसमें दिखाई पड़ेगी, चने की दाल उसके मल के साथ में दिखाई पड़ेगी। यानी कि जो भी खाना ये खाता है, ये खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, और ये खाना वैसा का वैसा ही मल में दिखाई पड़ता है। ठीक है। इसके साथ साथ में आपको कुछ और सिम्टम्स मैं बता रहा हूं, ये ओकेशनल है, रोज नहीं रहेंगे, लेकिन कभी कभी ये सिम्टम्स भी आ सकते हैं। जैसे कि हार्ट के एरिया में उसको पेन महसूस हो सकता है, उसको लगा कि मेरे मेरे दिल में दर्द हो रहा है, ऐसा उसको लग सकता है। साथ ही साथ में इस व्यक्ति को वीकनेस बहुत लगती है, इस व्यक्ति को वीकनेस बहुत लगती है, कमजोरी इसको बहुत लगती है। डार्क इन फ्रंट ऑफ आईज, यानी कि डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ आईज, यानी आंखों के सामने अक्सर इसको अंधेरा छा जाता है। ठीक है साहब। एक जो बड़ा यूनिक सिम्टम है वो बता दूं मैं आपको। इसका यूनिक सिम्टम यह है कि इसको खाना खाने के समय इसको तकलीफ नहीं होती है। जब खाना खाएगा ये, उस समय इसको तकलीफ नहीं होगी रविंदर अंकल। इसको तकलीफ कब होगी, इसको तकलीफ होगी 4 घंटे बाद। यानी कि जब खाना पचने लगेगा, जैसे मैंने खाना खाया 8 बजे, तो मुझे 8 बजे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। 11 बजे मुझे जो है पेट में मरोड़ शुरू हो जाएगी, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, गैसेस बनने शुरू हो जाएंगी, पेट अजीब तरह से दर्द करना शुरू हो जाएगा। ये क्या होगा, खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। इमीडिएटली प्रॉब्लम नहीं स्टार्ट होगी इसको, खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। यानी कि जब खाना पचना शुरू हो जाएगा, उस समय इसको तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। कितना भी खिला दो इसको, इसकी क्रेविंग कभी खत्म नहीं होगी। तो फूड क्रेविंग बहुत ज्यादा रहती है ऐसे लोगों की, ऐसे लोगों की फूड क्रेविंग बहुत ज्यादा रहती है। समझाने का प्रयास करता हूं मैं आपको। फूड क्रेविंग बहुत ज्यादा रहती है, और ऐसा नहीं है इसको ये लगता हो कि नहीं साहब मैं मुझे
शुगर की क्रेविंग है ना, इसको शुगर की क्रेविंग भी रहेगी, इसको सॉर टेस्ट भी चाहिए, इसको खट्टा भी अच्छा लगता है, ये पानी के बतासे भी, गोलगप्पे भी खाने में इंटरेस्टेड है, ये चाट खाने में भी इंटरेस्टेड है, ये समोसे खाने में भी इंटरेस्टेड है, ये इडली बड़ा, इसको कुछ भी दे दो, इसको बस खिलाते रहो, ये इसका लक्षण, इसको फूड क्रेविंग बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, अब मैं कुछ बताता हूं इसके मेंटल लक्षण क्या होंगे। ये होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। इसके साथ साथ में मेंटल सिम्टम्स क्या होंगे, मेंटल सिम्टम्स क्या होंगे? इतना सब कुछ खाने के बाद भी ये आदमी सुखी नहीं रहता, वंदना जी। ये रहेगा इरिटेटेड, चिड़चिड़ा, बेचैन टाइप का, इरिटेटेड महसूस करता है ये। ठीक है, नॉट फीलिंग हैप्पी, ये इरिटेटेड रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, नॉट फीलिंग हैप्पी। इसके चेहरे से आपको दिखे, ये इसका इसका चेहरा देखोगे तो आपको लगेगा कि इसके जीवन में कोई ना कोई दुख जरूर है। ये कभी आपको खुशहाल नजर नहीं आता व्यक्ति, नॉट फीलिंग हैप्पी, ये कभी खुशहाल नजर नहीं आता। ठीक है, जब खाना खिलाओगे उस समय तो खुश हो जाएगा, जब खाना खिलाओगे उस समय तो खुश हो जाएगा, लेकिन जैसे ही खाना खा के 15 मिनट होंगे इसको टेंशन शुरू हो जाएगी। खाना खाने के 15 मिनट बाद में ये आदमी टेंशन में आ जाता है। ठीक है, चलो, इसके साथ साथ में एक और चीज होती है इसको, गर्गलिंग, गर्गलिंग साउंड इन एब्डोमेन, यानी कि पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज इसको हमेशा बनी रहती है, पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज इसको हमेशा बनी रहती है। ये पहला आदमी ऐसा आपको मिलेगा जो, मतलब क्या बोले इसको हम, हाँ जी, फटीग एंड टायर्ड फील करेगा आफ्टर मोशन। मतलब ये जब मोशन से आएगा, बाहर लौट के, वॉशरूम से बाहर लौट के आएगा, तो इसको थकान महसूस होगी, इसको वीकनेस महसूस होगी। ठीक है जी साहब, चलो, और क्या होगा इसके साथ में? कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, इसके हाथ पैर ठंडे रहेंगे, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, इसके हाथ पैर आप देखेंगे तो हाथ पैर कैसे रहेंगे? ठंडे रहेंगे। इसके साथ साथ एंजाइटी इसको रहेगी, बेचैनी इसको रहती है हमेशा, एंजाइटी रहेगी, रेस्टलेसनेस इसको रहेगी, यानी कि बेचैनी इसको महसूस होती रहेगी हमेशा। और एक जो बहुत यूनिक सिम्टम है वो कैसे होगा? वेट लॉस, इस व्यक्ति का वजन लगातार कम होता चला जाए। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर दूं, इसको सिम्टम्स को मैं, तो एक व्यक्ति जो, इसके साथ साथ में इसको क्या होगा? फ्रीक्वेंट एब्डोमिनल पेन होंगे इसको, फ्रीक्वेंट एब्डोमिनल पेन। तो एक व्यक्ति जिसको ऑफ एंड ऑन पेट में दर्द हो रहा है, जिसको पेट में लगातार गुड़गुड़ाहट सी बनी रहती है, जिसको इमोशन जो है ड्राई रहते हैं, ब्लैक रहते हैं और गांठों के रूप में रहते हैं, जिसकी स्किन ड्राई रहती है, जिसके बालों में रूखापन बहुत ज्यादा रहता है, एक व्यक्ति जिसके चेहरे पे स्माइल नहीं आती, एक व्यक्ति जो इरिटेटेड रहता है, एक व्यक्ति जिसको एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है, रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा रहती है, लगातार उसका वजन गिर रहा है, एक व्यक्ति ऐसा जिसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता,
कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका मन करता है कि वो कुछ ना कुछ खाता रहे, कुछ ना कुछ खाता रहे। लैट्रीन जाने के बाद में, मोशन पास करने के बाद में जो थकान महसूस करता है, जिसको कमजोरी महसूस होती है, खाने के बाद में उसको अच्छा लगता है, लेकिन 3 से 4 घंटे के बाद में बहुत ज्यादा गैसेस बनती हैं, बहुत ज्यादा पेट में ऐंठन होती है, मरोड़ होती है, और बहुत ज्यादा, वो जब लैट्रिन पास करता है तो साउंड बहुत होती है, साउंड बहुत होती है, बहुत ज्यादा आवाज निकलती है। इस व्यक्ति को हम कहेंगे वातज आईबीएस, वातज आईबीएस। ठीक है। कैसे पहचानेंगे इसको? दूर से पहचान सकते हैं, दूर से पहचान सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको दिखाई पड़ रहा है जो बहुत थिन है, बहुत बहुत दुबला पतला है, जिसका वेट, अंडर वेट में जो व्यक्ति है, स्किन ड्राई है, बाल ड्राई है, फेस पे किसी प्रकार की कोई रौनक नहीं है, कोई तेज नहीं है, कोई ग्लो नहीं है, आप अंदाज लगा लेंगे इस व्यक्ति को आईबीएस की प्रॉब्लम, इस व्यक्ति को आईबीएस की प्रॉब्लम है। ठीक है जी साहब। चल, अब हम बात करते हैं फटाफट ट्रीटमेंट की, कि अगर ऐसा है तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या इलाज होगा इसका। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट इसका है बेल। बेल समझते हैं आप लोग, जिसे बिल्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, मैंने नहीं पढ़ा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लीज नोट डाउन कर दीजिए, कोई चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या है। बेल। हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसको बिल्व बोलते हैं। देखो भाई, कोई गूगल वूगल सर्च करके लिख दो भाई चैट बॉक्स में। नामो वारी सुस्मिता जी, वुडन एप्पल। भाई थैंक यू सो वेरी मच सुस्मिता जी। ऐसा खतरनाक नाम हमने जिंदगी में पढ़ा भी नहीं था आज तक। अंग्रेजी वाले भी क्या ना क्या बना दे, वुडन एप्पल, यानी कि लकड़ी का सेब, जिसको हम बोलेंगे बेल। चलो अच्छा, बेल ही ठीक है, वुडन एप्पल से तो बेल अच्छा लगता है। हाँ, बिल्व पत्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो वुड एप्पल, ठीक है, थैंक यू सुष्मिता जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। तो बेल इसका जो है बहुत 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 शानदार उपाय है इसका। तो बेल का आप शरबत ले सकते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए। बेल का चूर्ण आता है, बेल का चूर्ण आप ले सकते हैं, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। बिल्व वटी आती है, बिल्व वटी आती है, 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को, बिल्व वटी ले सकते हैं नाश्ते के बाद में, खाने के बाद में। इसके साथ साथ में बेल का अवले आता है, और अच्छी बात है कि साउथ इंडिया में मिलता है वेणुगोपाल जी, विद द ब्रांड नेम ऑफ बिलाजिल, विद द ब्रांड नेम ऑफ बिलाजिल। अगर आप लोग कहीं से भी देखें इसको, तो ये इस नाम से मिलता है। सांडू कंपनी का है ये, इसका नाम है बिलाजिल। बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इसको 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, जिस तरह से च्यवनप्राश खाया जाता है उस तरह से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है। एक चीज। दूसरा है हिंगवाष्टक चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण। इसका आपको आधा चम्मच लेना है, हिंगवाष्टक चूर्ण, हाफ टी स्पून फुल। आपको आधा चम्मच लेना है इसका, हिंगवाष्टक चूर्ण का। और इसको लेना है इन बिटवीन मील्स, इन बिटवीन मील। कैसे लेंगे समझ लीजिए। आप 2 रोटी अगर खाते हैं, तो 2 रोटी में से 1 रोटी आपने खा ली। अब 1 रोटी खाने के बाद में फिर आपने क्या करा, आधा चम्मच हिंगवाष्टक चूर्ण लिया, थोड़ा सा इसमें घी डाल दिया, थोड़ा सा इसमें घी लगा लिया, और फिर आपने एक बाइट जो है में हिंगवाष्टक चूर्ण, जिसमें कि थोड़ा सा घी लगा हुआ था रोटी में, आपने खा लिया। और फिर दूसरी रोटी खा लीजिए आराम से। यानी कि इन बिटवीन ऑफ मील्स आपको हिंगवाष्टक चूर्ण लेना होता है। यह भी बहुत अच्छा उपाय है अगर किसी को आईबीएस की प्रॉब्लम है। ठीक है। बाकी एक और बड़ी अच्छी दवाई आती है इसकी आयुर्वेद में, कुटज घन वटी। ये आप 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को ले सकते हैं, बीडी यानी कि बाई इन अ डे, कुटज घन वटी।
तो आप बिलाजिल ले लीजिए, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को। हिंगवाष्टक चूर्ण आपने मील के इन बिटवीन लेना है। और कुटच घनवटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को आप लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये आपको बहुत आराम देता है। ठीक है। रात में सोते समय उसको अश्वगंधा दे सकते हैं। अब यहां पर आपको मोदी केयर आ गया। मोदी केयर जाता कहाँ, कहीं ना कहीं से तो मोदी केयर आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा हमें अब हमारे हमारी बास्केट में। तो अश्वगंधा दे सकते हैं उसको। रात में सोते समय आप उसको 1 टैबलेट अश्वगंधा रात में सोते समय दे सकते हैं। तो ये क्या करेगा अश्वगंधा, चूंकि वातज संग्रहणी जिसको रहती है, ये आदमी स्ट्रेस में और एंजाइटी में बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर आप अश्वगंधा देते हैं तो अश्वगंधा क्या करता है, उसकी एंजाइटी को, उसकी स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ होम रेमेडीज की बात करेंगे आपसे हम। कुछ होम रेमेडीज की बात करेंगे आपसे हम। होम रेमेडीज में सौंफ, अजवाइन और जीरा। क्या बोलेंगे भाई, फेनल सीड्स। अजवाइन को क्या बोलते हैं, कार्डेमम, क्यूमिन। तो फेनल सीड, कार्डेमम और क्यूमिन सीड, कैरम सीड्स। ओके, कैरम सीड्स। सुस्मिता जी आप जरूर रहिएगा साथ में भाई हमारे। ये सब बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको अंग्रेजी का बड़ा अच्छा ज्ञान है। हाँ आप लोग जरूर साथ में रहिएगा, हमारी कोई भी ट्रेनिंग हो आप लोग जरूर बैठा करिए, क्योंकि हमारा हाथ जरा अंग्रेजी में बड़ा तंग रहा बचपन से जो है। निर्मला दीदी एक्चुअली बचपन से गांव देहात के पढ़ने वाले आदमी, कक्षा 6 में किताब मिली थी एबीसीडी पढ़ने वाली, तो वहां से एबीसीडी स्टार्ट करी। फिर पढ़ाई लिखाई करते 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 चले गए, इलायची कहते हैं, अरे वेरी गुड। देखिए हेम गुप्ता जी, आप ना होती बताओ कैसे मालूम पड़ता हूं। तो भाई क्या करना है इसके लिए, क्यूमन सीड, फेनल सीड और कार्डेमोम यानी इलायची। इलायची ठीक है। तो इसको सही करें भाई, ये गड़बड़ हो गया आपको, अजवाइन नहीं बोलना है। और फिर आ गए आयुर्वेद में, और आयुर्वेद जो है ये संस्कृत में पढ़ाई जाती है या फिर हिंदी में पढ़ाई जाती है। इस वजह से हमारा ये अंग्रेजी वाला मामला बड़ा टफ रहा है। क्या बताएं। रुको फिर इसको ऐसे करते हैं, मिटाते हैं इसको। अच्छा फिर क्या करेंगे, चलो अच्छा भाई, इसलिए हम आप लोगों से निवेदन, तो गड़बड़ा आ गया भाई। हम्म, ये शायद डबल एन होगा। फेनल सीड्स, फेनल सीड यानी सौंफ। और फिर हो गया दूसरा हमारे पास में है क्यूमिन सीड्स। और मैं लग तो रहा था कुछ गड़बड़ है, क्या हो गया, कार्डेमोम। प्लीज इसको देख लीजिए, अब गड़बड़ा गया बहुत ज्यादा। तो छोड़ो यार, हम इस चक्कर में हमारा पूरे हमारा भटक जाएंगे हम। इसको इस तरह समझिए, सौंफ, जीरा और इलायची। हाँ वरना हम स्पेलिंग सही करते रहेंगे, हम टेंशन में हो जाएंगे उतनी देर तक। ठीक है ना सुमैया मैम, क्लियर हो गया आपको। हाँ जी बहुत बढ़िया, वो हम स्पेलिंग सही करते रहेंगे, मालूम पड़ा 1 घंटे में स्पेलिंग सही करते रहे। तो सौंफ, जीरा, इलायची, तीनों को आपको लेना है। सौंफ 1 चम्मच ले लीजिए, जीरा 1 चम्मच ले लीजिए, इलायची आपको आधा चम्मच लेनी। इलायची आपको आधा चम्मच लेनी। इसको बहुत अच्छे से 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। 1 गिलास पानी में उबालने के बाद में जब ये 1 कप के बराबर बने बचे, यानी कि लगभग 60 ml 70 ml बचता है, तो इसको छान के इस पानी को पी लीजिए। ये वातज संग्रहणी में बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें ये मिला लीजिए, हाँ अदरक मिला सकते हैं, जिंजर मिला सकते हैं। ये कितनी अच्छी स्पेलिंग होती है, ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए। GINGER आराम से लिख लो, है ना। ये ऐसे बनाने चाहिए लोगों को, पता नहीं कहां से निकाल लेते हैं, कार्डेमोम, कैरम, पता नहीं क्या क्या निकाल लेते हैं। चलो, तो ये 4 चीजों से आप अगर काढ़ा बनाएंगे तो ये आपको बहुत अच्छा काम करेगा, किसमें, वातज संग्रहणी में। ठीक है। चलो दूसरा क्या करना है आपको,
मूंग दाल की खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी, और इसमें डाल लीजिए 1 चम्मच देसी घी। ये खाइए। जिसको अगर इस तरह की समस्या है, जिसको वातज संग्रहणी है, उसको क्या करना होगा, मूंग दाल की खिचड़ी में घी मिला के अच्छे से खाना शुरू करिए। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा आराम आपको देता है। तीसरा क्या होगा इसके लिए, बटर मिल्क प्लस रॉक सॉल्ट। यानी कि आपको छाछ के साथ में काला नमक लेते हैं आप, काला नमक लेते हैं, तो ये भी आपको बहुत लाभ देता है। किसमें, वातज संग्रहणी में। ठीक है, ये रॉक सॉल्ट तो हो गया, लाल नमक हो गया, सॉरी लाल नमक हो गया। और और क्या है, एक और है इसमें, हींग। हींग आप ले लीजिए 1 चुटकी, प्लस वार्म वाटर, प्लस प्लस ब्लैक सॉल्ट, हाँ उसको इसको बोलेंगे काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। तो हींग के साथ में ब्लैक सॉल्ट, और बटर मिल्क के साथ में रॉक सॉल्ट यानी कि लाल नमक। ठीक है जी। ये कुछ होम रेमेडीज हैं जिनको आप अगर पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत लाभ आपको देते हैं, बहुत लाभ आपको मिलेगा वातज संग्रहणी में। कुछ चीजें और आपसे शेयर कर लेता हूं। लाइफ स्टाइल के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या डूज और डोंट्स हैं, वो समझ लीजिए। आपको ईट वार्म, सॉफ्ट, फ्रेशली कुक्ड, फ्रेशली कुक्ड जो है आपको खाना खाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, गर्म खाना खाना है, सॉफ्ट खाना खाना है, और ताजा खाना खाना है। आप अवॉइड, अवॉइड क्या अवॉइड करना है आपको, ठंडा आपके लिए नुकसानदायक है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक भी नुकसानदायक है आपके लिए आइसक्रीम भी नुकसानदायक है। तो ठंडा आपको नहीं खाना है, अवॉइड कोल्ड, और रॉ फूड्स। तो ये जो सलाद वगैरह है, या कच्ची सब्जियां जो हैं, वो इन लोगों को नहीं खानी चाहिए। तो जिन लोगों को भी वातर संग्रहणी है, ऐसे लोगों को सलाद या कच्ची सब्जियां नहीं खानी चाहिए। ये जब भी खाएंगे तो उसको बॉयल करके खाएंगे, तो इनको ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे, मेंटेन मेंटेन रेगुलर फूड हैबिट्स, मेंटेन रेगुलर फूड हैबिट्स, डोंट स्किप मील। खाने को आपको छोड़ना नहीं है, डोंट स्किप मील, यानी कि खाना आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तीसरा, प्रैक्टिस जेंटल योगा। आपको कौन सा योग करना है, बहुत ज्यादा वो बहुत हाई वाले नहीं कर रहे हैं, बहुत सामान्य से जो योगासन है वो करने हैं। सामान्य योगासन करने, जैसे अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, जैसे कि आप कपालभाति कर सकते हैं, आप भस्त्रिका कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टफ वाले आपको नहीं करने हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस जेंटल योगा, अवॉइड ओवर एक्सर्शन, अवॉइड ओवर एक्सर्शन, अवॉइड ओवर एक्सर्शन। तो बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं कि आप वॉक पे निकल गए तो मालूम पड़ा 1 1 घंटे तक बिल्कुल ब्रिस्क वॉक करते चले जा रहे हैं, पसीने में एकदम डूब गए। आप अपने शरीर के संग में खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अवॉइड ओवर एक्सर्शन। ठीक है, और और कुछ चीजें हैं, जैसे कि स्लीप वेल, अच्छे से आप जो है सोइए, एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 to 9 आवर की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है।
ड्रिंक वार्म वाटर, ड्रिंक वार्म वाटर, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स। अगर आप ये करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और ऐसा एक घर में नहीं है, आप निगाह उठा के देखेंगे तो आपको अपने आसपास हर तीसरे घर में इस तरह का कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा जो दिन में 4 से 5 बार मोशन के लिए जाता है। ऐसे लोग हैं ना हमारे समाज में, छाया जी हैं, निर्मला जी हैं, ऐसे लोग हमारे समाज में, ऐसे लोग हमारे समाज में हैं। और आप उनको हेल्प कर सकते हो। किस तरह से हेल्प कर सकते हो? जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए, आने वाली 3, 4, 5 तारीख को हम एक बूट कैंप कर रहे हैं ज्वाइंट हेल्थ के ऊपर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे बड़ा अच्छे से बताइएगा। एक व्यक्ति है जिसको घुटने में दर्द है, देखिए कौन आंसर देता है। एक व्यक्ति है जिसको घुटने में दर्द है, बहुत अच्छे से दर्द है, खूब ठीक ठाक दर्द है उसको। उस व्यक्ति को एक व्यक्ति कह रहा है कि मोदी केयर का जो पेन ऑयल है वो लगाने से आराम मिलेगा, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि इस व्यक्ति को कोकोनट ऑयल लगाने से आराम मिलेगा। किस व्यक्ति को कोकोनट ऑयल लगाया जाएगा और किस व्यक्ति को पेन ऑयल लगाया जाएगा? एनी आइडिया किसी को? किसी को, एक व्यक्ति को कहा जा रहा है कोकोनट ऑयल लगाओ और दूसरे व्यक्ति को कहा जा रहा है पेन ऑयल लगाओ। एक व्यक्ति को पेन ऑयल लगाने से आराम मिल जा रहा है और एक व्यक्ति को कोकोनट ऑयल, टी ट्री ऑयल के साथ में लगाने से आराम मिल जा रहा है। आपको आइडिया नहीं है? चल, एक व्यक्ति है जिसको टर्मरिक हम दे रहे हैं तो उसको टर्मरिक देने से लाभ मिल जाता है। दूसरा व्यक्ति है जिसको टर्मरिक दे रहे हैं, टर्मरिक से उसको नुकसान हो जाता है। टर्मरिक, आप कहते हो सर, आप तो कहते हो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में दिया जाता है। एक व्यक्ति है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप ओमेगा 3 krill ऑयल कैप्सूल देते हो और वो व्यक्ति कहता है कि मुझे बहुत आराम मिला, मुझे बहुत आराम मिला। जबकि उसी जगह पर दूसरा व्यक्ति जो है उसको आप ओमेगा 3 krill ऑयल देते हो, वो कहता है मुझे तो दवाई गर्म कर गई, दवाई गर्म कर गई, मुझे तो सूट ही नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति है जिसको आपने ग्लूकोसामाइन कैल्शियम दिया और वो व्यक्ति कह रहा है कि रणवीर सर मुझे 15 दिन के अंदर बहुत आराम मिल गया, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है 2 महीने खाने के बाद भी मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम सबको एक ही तरह से देख रहे हैं। ज्वाइंट डिसऑर्डर इज नॉट ए डिजीज। ज्वाइंट्स की जो बीमारियां हैं वो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी के इम्बैलेंसेस हैं वो है ज्वाइंट डिसऑर्डर्स। तो किसी को वात इम्बैलेंस हो गया, किसी को पित्त इम्बैलेंस हो गया, किसी को कफ इम्बैलेंस हो गया। अब आप कहते हो रणवीर सर ग्लूकोसामाइन मैंने 4 लोगों को दिया, 2 को बड़ा अच्छा फायदा किया, 2 को फायदा नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2 लोगों का तुक्का सही लग गया और 2 लोगों का तुक्का सही नहीं लगा। 2 लोगों का आपका प्रोडक्ट वैसे चला गया जैसे प्रोडक्ट की उसको आवश्यकता थी, और 2 लोगों को, हाँ भैया 4 टाइप बताया है रितु जी, तो 4 टाइप सिखाएंगे, परेशान मत होइए, रोज आइए, रेगुलर आइए, 4 दिन आएंगे, 4 चीजें सिखाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये सीखना होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप सिर्फ एक चीज पर भी मास्टरी कर लेते हैं, आप सिर्फ ज्वाइंट हेल्थ पर भी मास्टरी कर लीजिए, आप कल्पना नहीं कर सकते आप कितना पैसा कमा सकते हैं यहां से। आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी अच्छी आपकी रिटेलिंग हो सकती है। क्या सिर्फ हाथ से टच करके घुटने को ये चेक किया जा सकता है कि इसकी प्रकृति क्या है? हाँ जी, चेक किया जा सकता है। क्योंकि जो वात प्रकृति का होगा उसके घुटनों को जैसे ही टच करेंगे आपको कोल्ड एहसास होगा, आपको ठंडा दिखाई पड़ेगा। लेकिन उसी जगह पर जब पित्त प्रकृति का व्यक्ति होगा जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसके घुटने को वीरेंद्र कुमार जी टच करेंगे तो वो गर्म दिखाई पड़ेगा, वो गर्म दिखाई पड़ेगा। इसी जगह पर जब कफ प्रकृति के व्यक्ति के घुटने को टच करेंगे तो वो हैवीनेस उसमें रहेगी, उसमें स्वेलिंग रहेगी। और जब आपके पास में ये ज्ञान हो जाएगा कि सिर्फ किसी के घुटने को देख के आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि किसको वात की दवाई देनी है, किसको पित्त की देनी है, किसको कफ की देनी है, और सटीक दवाई अगर आप देने में कामयाब हो गए तो चाहे पेशेंट कोई भी हो, रिजल्ट आएगा ही आएगा। और जब रिजल्ट आएगा तो आप बन जाओगे ज्वाइंट हेल्थ एक्सपर्ट।
आप बन जाओगे ज्वाइंट हेल्थ एक्सपर्ट। तो अभी जो तुक्केबाजी में काम कर रहे हैं ना, हम तुक्केबाजी में आपको काम नहीं, हम आपको वो सिखाएंगे कि आप किसी व्यक्ति की शक्ल देखोगे, उसके घुटने पे हाथ रखोगे, उससे 2 मिनट बात करोगे, और आप बन जाओगे ज्वाइंट हेल्थ एक्सपर्ट। और फिर जब उसको दवाइयां दोगे या फिर जब उसको सप्लीमेंट दोगे, तो 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। सीखना चाहोगे सब कुछ? जरूर सीखना चाहोगे। कौन नहीं सीखना चाहेगा? कौन अपने आप को एक्सपर्ट करना नहीं चाहेगा? हर व्यक्ति अपने आप को एक्सपर्ट करना चाहेगा। तो अगर आपको एक्सपर्टाइजेशन चाहिए, आइए 3 4 5 तारीख को सिखाते हैं आपको डीप में। ज्वाइंट हेल्थ की पूरी फिलोसफी सिखाते हैं आपको, है ना? पूरी फिलोसफी सिखाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। कल संभावना है कि हम मिलेंगे आपसे। कल मुझे कहीं जाना है, मैं अगर लौट के आ गया 9 बजे तक, तो कल मिलेंगे। कल हम बात करेंगे पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति की। तो आज हमने वातस संग्रहणी समझी है, कल हम पित्तज और कफज समझेंगे। और अगर समय मिला तो परसों फिर हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पे, वेणुगोपाल जी। अच्छा लगा आप लोगों को देख के, बहुत अच्छा लगता है। मेरे अंदर बड़ी ऊर्जा आ जाती है आप लोगों को देखने के बाद। थैंक यू सो वेरी मच।